हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे घटना चक्र, जो कि इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस सेक्शन से डील करेगा। और ये क्या होते हैं? ये पीवाईक्यू होते हैं, जो कि किसी भी स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन आए हुए होते हैं। तो इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस सेक्शन एक मेजर सेक्शन कवर करता है किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का। तो इसको काफ़ी डिटेल में करना इम्पॉर्टेंट है। तो ऑन एंड अराउंड ये 400 पेजेस का है टोटल। तो अगर जो डेली 50 पेजेस करेंगे तो अप्रॉक्स 8 to 9 डेज़ में ये कवर हो जाएगा पूरा। ठीक, तो हम लोग ट्राई करेंगे कि 50 पेजेस डेली कवर करें। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। तो सबसे पहले देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। आप लोग को याद होगा कि 1857 ईयर काफ़ी इम्पोर्टेंट था इंडियन हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं। 1857 के पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रूल करती थी, और 1857 के बाद ये डायरेक्ट कंट्रोल में आ गया था क्राउन के। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको रेगुलेट करने के लिए, उसके अफेयर्स को रेगुलेट, क्योंकि वो ट्रेडिंग कंपनी थी, ट्रेड करती थी इंडिया में, तो उसको रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया था। और ये रेगुलेटिंग एक्ट 20-20 साल पे पास किए गए थे, 20-20 ईयर्स। मतलब 73 है, फिर 93 के बाद फिर 13, फिर 33, ऐसे 53, ऐसे। ठीक, तो जो रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 का, ये क्या क्या प्रोविज़न लाया था ये देखते हैं। तो उस समय जो गवर्नर्स होते थे, जैसे बंगाल के गवर्नर थे, बॉम्बे के, मद्रास के, ठीक, तो गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का टाइटल दे दिया गया। और उस समय बंगाल के गवर्नर कौन थे? वारन हेस्टिंग, और इन्हीं को पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया। और जो बाकी जैसे मद्रास और बॉम्बे प्रोविंस जो थे, इनको सब्स्यूम कर दिया है इन्हीं के अंडर में, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के। और उसी टाइम पे एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाया गया, जो कि असिस्ट करेंगे मिलिट्री और नॉन मिलिट्री अफेयर में गवर्नर जनरल को। और इसके 4 एडिशनल मेंबर्स जो है उस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंक्लूड करे गए। ठीक, और फिर सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश करा गया एट फोर्ट विलियम इन कलकत्ता इन 1774, अगले साल ही, जिसमें एक सीजे थे और 3 जजेस थे। और फिर इसके बाद कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एस्टेब्लिश करा गया। ये क्या करता था? ये एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन से डील करता था, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस के लिए ओवरव्यू रखता था, जैसे कि रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स। और फिर पिट्स इंडिया एक्ट पास हुआ 1784 में, इसके 10 साल बाद। और वहाँ पे डिस्टिंग्विश कर दिया गया कि कॉमर्शियल फंक्शन जो कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल संभालेगा, और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स संभालेंगे। ठीक है, फिर एक एक्ट पास हुआ 1786 में। इसमें जो है गवर्नर जनरल को ओवर रूलिंग का पावर दे दिया गया। काउंसिल का कोई डिसीजन है तो उसको ओवर रूल कर सकते हैं गवर्नर जनरल। फिर 20 साल बाद 1773 के बाद दूसरा जब चार्टर एक्ट आया 1793 का, तो ये एक्सटेंड कर दिया कमर्शियल मोनोपोली ऑफ कंपनी फॉर अनदर 20 ईयर्स। अगले 20 साल तक कंपनी का मोनोपोली जो है, कमर्शियल मोनोपोली, उसको एक्सटेंड कर दिया। फिर 93 के बाद 20 साल बाद क्या हुआ? 1813। तो इसमें जो है एक चार्टर एक्ट आया 1813 का, और इसमें कुछ मेजर प्रोविजंस आए, जैसे कि 1 लाख रुपए खर्च होंगे फॉर एजुकेटिंग इंडियंस। और 1830 में ही कंपनी की मोनोपोली को एंड कर दिया गया, और केवल अब कंपनी टी के ट्रेड में डील करेगी और चाइना के साथ। ये 2 चीज़ एक्सेप्शन था, बाकी कंपनी का मोनोपोली एंड कर दिया गया था। फिर चार्टर एक्ट आया 20 साल बाद 1833 का, और उसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था, जो कि 1773 में दिया गया था ना, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, उसको चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया। और पहली बार जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे वो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। ठीक, और 1833 में ही एक लीगल मेंबर को ऐड करा गया एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, जो कि टीबी मैकले पहले लीगल मेंबर थे जो ऐड हुए थे 1833 में। तभी तो 1860 में आईपीसी आया था। ठीक, फिर चार्टर एक्ट 1853,
इसमें कुछ मेजर चेंजेस हुए, जैसे कि सेपरेट कर दिया गया लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन। गवर्नर जनरल काउंसिल का जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन है दोनों को सेपरेट कर दिया गया, और एक इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया ताकि लॉ बनाया जा सके, लॉ मेकिंग में काम आए। और इसी चार्टर एक्ट में 1853 में ओपन कंपटीशन सिस्टम लाया गया ताकि सिविल सर्वेंट्स जो हैं इंडियन भी पार्टिसिपेट कर पाएँ। तो 1853 में जब ऐसा अलाउ करा गया तो फिर 1863 में पहली बार सत्येंद्र नाथ टैगोर जो है फर्स्ट सिविल सर्वेंट जो कि सिविल सर्विस एग्ज़ाम क्लियर करे थे। फिर एक्ट पास अंडर ब्रिटिश क्राउन। फिर आपको पता है कि 1857 के बाद ब्रिटिश क्राउन के अंडर डायरेक्ट आ गया था। तो सबसे पहले पास हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, और यहाँ पे जो पोस्ट था गवर्नर जनरल का उसको रीनेम कर दिया गया और वॉइसरॉय ऑफ इंडिया कर दिया गया। और जो पहले वॉइसरॉय थे वो लॉर्ड कैनिंग था। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो बॉडी बनाई गई थी उसको ख़त्म कर दिया गया, एंड कर दिया गया, और एक नया पोस्ट बनाया गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, जो कि काउंसिल के 15 मेंबर रहेंगे और असिस्ट करेंगे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। फिर इंडियन काउंसिल एक्ट आया 1861 का। इसमें क्या करा गया कि जो पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन रिप्रेजेंटेटिव इन लॉ मेकिंग प्रोसेस, इंडियंस को भी पार्टिसिपेट करा गया इसमें। और यहाँ से प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन चालू हो गया, जैसे कि पहले बंगाल, मद्रास, बॉम्बे प्रोविंस जो थी इन सबको सेंट्रलाइज करा गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना के, ठीक। और फिर जो है 1861 के बाद इसको डिसेंट्रलाइज करना चालू कर दिया गया कि अब जो है मद्रास और बॉम्बे प्रोविंस जो है अपना खुद ही लॉ बना सकते हैं और अमेंड भी कर सकते हैं। तो प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन चालू हो गया 1858 के बाद। और यही जो एक्ट है इंडियन काउंसिल एक्ट, यही एम्पावर करता है वाइसरॉय को ऑर्डिनेंस इशू करने के लिए, ये याद रखना है। फिर 1861 के बाद 1892 में इंडियन काउंसिल एक्ट पास हुआ, जो कि इंक्रीज़ कर दिया नंबर ऑफ़ नॉन ऑफिशियल मेंबर बोथ इन सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक। और इंडियंस को जो है ये ग्रांट करा गया कि वो क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं एंड बजट जो है डिस्कस कर सकते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल में। फिर 1892 के बाद जो इंडियन काउंसिल एक्ट आया 1909 का, इसको हम पार्लियामेंट्री रिफॉर्म भी कहते हैं। और इसमें कुछ बड़े चेंजेस हुए थे, जैसे कि एक इंडियन को इंक्लूड करा गया था वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, और जो पहले इंडियन इंक्लूड हुए थे उनका नाम था SP सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। और 1909 में ही सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम आया था, और इसी वजह से जो मिंटो जो था लॉर्ड मिंटो, इसी को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कहते हैं, क्योंकि इसी के टाइम पे सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था मुस्लिम्स को। फिर उसके बाद आया 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इसको जो है मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं। और वो जो सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम्स को दिया गया था ना 1909 में, उसको और एक्सटेंड कर दिया गया। 10 साल बाद जब एक्ट आया उसमें और एक्सटेंड कर दिया गया, और सिख्स और इंडियन क्रिश्चियन, यूरोपियन एंड एंग्लो इंडियंस, इन सबको भी सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया। सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है कि जैसे मुस्लिम्स को दिया गया सेपरेट इलेक्टोरेट, तो मुस्लिम्स को केवल मुस्लिम ही वोट करेंगे, ठीक। और 1919 में ही बाई कैमरलिज्म इंट्रोड्यूस करा गया सेंट्रल लेवल पे। बाई कैमरलिज्म जैसे कि लोअर हाउस और अपर हाउस सेंट्रल लेवल पे। इट इंट्रोड्यूस डायरकी इन द प्रोविंसेस। तो ये याद रखना है कि सेंटर पे बाई कैमरलिज्म आया था 1919 में, और प्रोविंसेस में डायरकी आई थी। डायरकी का क्या मतलब है, जैसे कि सब्जेक्ट्स जो हैं प्रोविंशियल और सेंट्रल के लिए डिवाइडेड हो जाएंगे, और फर्दर उसका डिवीज़न होगा ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स में। जैसे कि ट्रांसफर्ड वैसे सब्जेक्ट्स होंगे जो कि
जो कि कम इम्पोर्टेंस रखेंगे, और रिजर्व सब्जेक्ट्स ऐसे होंगे जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, अभी आगे आएगा, ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट अनाउंस अपॉइंटमेंट ऑफ 7 मेंबर स्टैट्यूटरी कमीशन, साइमन कमीशन, जो कि 1927 में आया था ना। इसको आना था 2 साल बाद, लेकिन 2 साल पहले ही आ गया था कि इलेक्शन का इशू था उधर। तो जो साइमन कमीशन में था उसमें 7 मेंबर्स थे और कोई भी इंडियंस नहीं थे। और ये क्या कहते हैं, एक तरह से डिस्क्रिमिनेटरी था साइमन कमीशन, इसीलिए साइमन गो बैक के उस समय नारे वारे चले थे। फिर फाइनल जो इम्पोर्टेंट था वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का, जो कि प्रोवाइड करता है ऑल इंडिया फेडरेशन, जो कि प्रोविंसेस होगा और प्रिंसली स्टेट ऐसे यूनिट रहेंगे। और 1919 में हम लोग देखें कि डायरकी जो है प्रोविंसेस में आया था, प्रोविंसेस में। और 1935 में क्या होगा कि ये डायरकी जो है प्रोविंसेस से सेंट्रल लेवल पे आ जाएगा, सेंटर में। और जो प्रोविंसेस की डायरकी है उसको एबॉलिश कर दिया गया था। और 1935 में ही आरबीआई एस्टेब्लिश हुई थी। और 1919 में एक्सपेंड करा गया था सेपरेट इलेक्टोरेट सिख, एंग्लो इंडियंस और इंडियन क्रिश्चियंस, इन सब के लिए। लेकिन 1935 में सेपरेट इलेक्टोरेट एक्सटेंड कर दिया था शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, वुमेंस के लिए एंड लेबरर्स के लिए, ठीक। और फिर फेडरल कोड भी इस्टेब्लिश करा गया था, सेटअप हुआ था 1937 में। तो अगर जो क्वेश्चन आता है कि फेडरल कोड किसके अंदर जो है इस्टेब्लिश हुआ था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब इस्टेब्लिश हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। डायरकी एट सेंटर कब आई थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ऑल इंडिया फेडरेशन, ये भी इसी के अंदर आया था। और इसी एक्ट के अंदर जो है बर्मा को सेपरेट कर दिया गया था फ्रॉम द ब्रिटिश इंडिया एंड एस्टेब्लिश द 2 न्यू प्रोविंसेस, सिंध एंड ओडिशा। 1935 में 1919 में बाइकैमरलिज्म आया था सेंट्रल लेवल पे। और 1935 में बाइकैमरलिज्म आया था कुछ प्रोविंसेस में, जैसे कि 11 प्रोविंस थे, उसमें से 6 के प्रोविंसेस के पास बाइकैमरलिज्म आ गया था, लोअर हाउस अपर हाउस, उसी को कहते हैं बाइकैमरलिज्म। फिर लास्ट में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास हुआ 1947 में, जो कि डिक्लेयर करता है इंडिया टू बी एन इंडिपेंडेंट एंड सॉवरेन नेशन, 15 अगस्त 1947 को। अब क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्वेश्चन किस फॉर्म में आता है। तो मेजर 1919, 1935 एक ऐसे जो है तैयार करना होगा कि इन सब में क्या क्या चेंजेस हुए थे। और क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं, जैसे कि विच एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट एबॉलिश ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली ओवर ट्रेड इन इंडिया। अब मोनोपोली कब ख़त्म हुआ था, 1813 में। और मोनोपोली हटा के केवल जो है ट्रेड विद चाइना एंड ट्रेड इन टी, केवल 2 एक्सेप्शंस थे, बाकी मोनोपोली कंपनी का ख़त्म हो गया था। और 1833 में ही 1 लाख रुपए खर्च करने थे एजुकेट करने के लिए इंडियंस को। तो सी हो गया आंसर। बाई विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया रिसीव पावर टू डिस्कस बजट। अब बजट डिस्कस का पावर हम लोग कब देखे हैं, 1892 का। पहले इंडियंस केवल डिस्कस कर सकते थे, और फिर जो है 1892 के बाद उसके बाद वो डिस्कस और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी आस्क कर सकते थे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट द प्रोविज़न वॉज मेड टू एस्टेब्लिश सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता। अब आपको पता है कि 1774 में एस्टेब्लिश हुआ था, तो ये आएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंदर। तो आंसर हो गया। विथ रेफरेंस टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता वॉज एस्टेब्लिश अंडर रेगुलेटिंग एक्ट 1773, सही है। लेमेस्टर वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ दिस कोर्ट। अब ये जो है ऊपर के उसमें नहीं दिया है, बट इसमें जो है चीफ जस्टिस जो पहले थे वो एलिजा एम्फे थे, ठीक। तो पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत। अब ये पता होना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपको पता ही होगा, बट ये जो डिस्क्रिप्शन दिया है नीचे, ये भी आप एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं, यहाँ कहीं होगा। एलिजा एम्फे जो पहली चीफ जस्टिस थी सुप्रीम कोर्ट की।
नहीं दिया। भाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वॉज फेडरल कोर्ट इन इंडिया क्रिएटेड। अब फेडरल कोर्ट RBI और बाइकैमरलिज्म एक्ट प्रोविंसेस, ये सब आया था 1935 में। शेड्यूल्ड कास्ट को सेपरेट इलेक्टोरेट सब 1935 में दिया गया था। तो यहाँ पे कहीं ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन डी सही है। फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। वही सेम क्वेश्चन है, देखिए रिपीट हो रहा 1935 है। अच्छा, ईयर पूछा है। ईयर 1937 में एस्टेब्लिश हुआ था, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंडर ही हुआ था ये। इसमें ईयर पूछा है ना, ईयर। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। ठीक, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल कब हुआ था? 1784 में हुआ था। सुप्रीम कोर्ट कब किसके अंडर हुआ था? रेगुलेटिंग एक्ट के बाद। देखो रिपीट हो रहा क्वेश्चन, अगर ये आपको पता है तो आपको पता है कि ये सही होगा, फिर अगर जो ये सही होगा तो फिर ये गलत होगा। ठीक, परमिशन टू इंग्लिश मिशनरी टू वर्क इन इंडिया, ये 1813 में हुआ था। 1 लाख रुपए भी खर्च करने थे ना एजुकेशन सिस्टम पे, और मिशनरी को जो है परमिशन दे दिया गया था 1813 में। अपॉइंटमेंट ऑफ लॉ मेंबर इन गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल कब हुआ था? बताया था ना 1860 में। अगर जो IPC आया था तो उससे पहले वाले रेगुलेटिंग एक्ट में ही इंक्लूड करा गया होगा मैकोले को। तो ये सही है। तो ये और ये इधर होगा, ये इधर होगा। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री द प्रिंसिपल ऑफ डायरकी रेफर्स टू। डायरकी का मतलब क्या है? अब डायरकी का मतलब है कि सब्जेक्ट जो है डिवाइड हो जाना सेंट्रल लेवल पे और प्रोविंसेस लेवल पे, और उसका फर्दर डिवीज़न कुछ रिजर्व्ड क्राइटेरिया होगी, कुछ ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स होंगे। डिवीज़न ऑफ सब्जेक्ट्स डेलीगेटेड टू प्रोविंसेस इन 2 कैटेगरीज, यही आंसर है। अब ये देखिए, डिवीज़न ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटर इनटू 2 हाउसेस, ये बाइकैमरलिज्म इसको कहते हैं। और इंट्रोडक्शन ऑफ डबल गवर्नमेंट, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, नहीं। हैविंग 2 सेट ऑफ रूल्स, गलत है ये भी, ये सही है। ठीक, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट डायरकी वॉज इंट्रोड्यूस्ड एट सेंट्रल लेवल। अब देखो सेंट्रल लेवल पे डायरकी पूछा है, तो डायरकी सबसे पहले कब आया था? 1919 में। डायरकी प्रोविंसेस में आया था इसमें, तो फिर 1935 में डायरकी जो है सेंटर में आ गया था, और स्टेट प्रोविंसेस की जो डायरकी थी उसको एंड कर दिया गया था। तो ये हो गया आंसर आपका 1935, ये वाला। ये कुछ प्रोविजंस दिए हैं कि 1935 में क्या क्या हुआ था। जैसे डायरकी आया था सेंट्रल लेवल पे, ऑल इंडिया फेडरेशन बना था, ठीक, बर्मा सेपरेट हुआ था। 1935 में काउंसिल ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है अबॉलिश कर दिया गया था। फेडरल कोर्ट एस्टेब्लिश हुआ था 1937 में। ईयर पूछ लिया था ना, तो याद रखिएगा। ईयर पूछेगा तो 1937 किसके अंदर हुआ था? तो 1935 इसके अंदर। फिर सेंट्रल फेडरल बैंक एस्टेब्लिश हुआ था, RBI। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट सेटअप डायरकी सिस्टम एट सेंट्रल लेवल, फिर वही रिपीट क्वेश्चन 1935। एक्ट ऑफ 1909 वॉज एसोसिएटेड विथ सेपरेट इलेक्टोरेट, इसी को जो है मिंटो, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट आता ना, उसी को कहते हैं। तो ये हुआ था। बाकी डायरकी से कुछ लेना देना नहीं, लेजिस्लेटिव काउंसिल का कुछ नहीं लेना देना, डिसेंट्रलाइजेशन का भी कुछ नहीं लेना देना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर प्रिंसिपल फीचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी इन एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफ प्रोविंसेस, ठीक है, सही है। प्रोविंसेस में आया था डायरकी 1919 में। इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम्स को तो 1909 में ही दे दिया गया था। 1919 में एक्सपेंड करके सिख एंग्लो इंडियंस और इंडियन क्रिश्चियंस इन सबको इंक्लूड करा गया था 1919 में, तो ये गलत हो गया। डिवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय सेंटर टू प्रोविंसेस, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 1 और 3। मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 recommended granting voting rights to all women above the age of 21। अब ये देखिए 1919 में ही यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी की बात कर रहा है, और कह रहा है कि सभी वुमेंस को दे दिया गया था। तो नहीं, ऐसा नहीं हुआ था।
सभी वुमेंस को नहीं दिया गया था, कुछ वुमेंस जैसे कि प्रॉपर्टी, एजुकेशन, ठीक, ये सब बेसिस पे दिया गया था, तो ये गलत हो जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 गेव वुमेन रिजर्व्ड सीट इन लेजिस्लेचर। तो हाँ, तो ये हम लोग को पढ़े ही हैं कि 1935 में रिजर्व सीट, जैसे कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट था, किसको किसको दिया था 1935 में? शेड्यूल्ड कास्ट को दिया गया था, वुमेंस को दिया गया था एंड लेबरर्स को दिया गया था। तो हाँ, रिजर्व सीट दिया गया था, तो ओनली 2 आंसर हो जाएगा। ये देखिए, इनकम पे, एजुकेशनल लेवल पे, प्रॉपर्टी पे, इन सब बेसिस पे वोटिंग राइट्स दिए गए थे, ना कि सभी वुमेंस को दिए गए थे। और ये 21 तो बिल्कुल ही नहीं था, पहले 18 था, फिर उसको बाद में चेंज करा गया 90s के टाइम पे। विथ रेफरेंस टू इंडियन सिविल सर्विसेज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 प्रोवाइडेड फॉर अ सेपरेट एग्जामिनेशन फॉर इंडियन सिविल सर्विसेज विच वॉज टू बी हेल्ड इन इंडिया। तो ठीक है, ये पहली बार हुआ था 1919 में कि कहा गया था कि इंडियन सिविल सर्विस एग्ज़ाम जो है इंडिया में ही कंडक्ट करवाएंगे। अर्लियर जो है बाहर होता था, तो ये पहली बार हुआ था, और पहली बार इलाहाबाद में हुआ था, बाद में दिल्ली कर दिया गया था। ठीक है। इन इंडियन सिविल सर्विसेज इन 1941 द परसेंटेज ऑफ इंडियंस वाज मोर एज़ कम्पेयर टू यूरोपियंस। अब ये जो है ऐसा कोई मतलब कहीं आप मतलब शायद ही पढ़ सकते हो कि हाँ यूरोपियंस जो है कम थे इंडियन सिविल सर्विसेज में। बट ये देखो 1941, ये इंडिपेंडेंस से 6 साल पहले, 6 साल पहले गवर्नमेंट जो है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो विड्रॉ कर रही थी धीरे धीरे। तो जाहिर सी बात है कि इंडियंस का पार्टिसिपेशन जो है इंडियन सिविल सर्विसेज में ज़्यादा होगा, तो इस बेसिस पे सही है ये। हाँ, इलाहाबाद में हुआ था, फिर लेटर जो है दिल्ली में शिफ्ट हो गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी। अब ऑटोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि एक सिंगल रूलर के पास अनलिमिटेड पावर हो, और कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा किसी एक सिंगल रूलर को पावर दिया गया हो। तो 1909 इसमें कुछ नहीं था। 1935 में क्या था कि जो रेसिडरी पावर, जैसे कि गवर्नर इन केस ऑफ प्रोविंसेस और गवर्नर जनरल बिहाफ ऑफ क्राउन जो है सेंटर पे, तो इन दोनों पोस्ट के पास, जैसे कि गवर्नर प्रोविंसेस में और सेंटर में जो है गवर्नर जनरल के पास, इनके पास जो है एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी का पावर होता था। तो ठीक है, ये 1935 से आया कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी ऑटोक्रेसी। द इंडियन लेजिस्लेचर वॉज मेड बाई कैमरल फॉर द फर्स्ट टाइम बाई, तो ये 1919 में हुआ था। 1919 में सेंटर में बाई कैमरलिज्म आया था और स्टेट में डायरकी आई थी, ठीक। और फिर जब 1935 आया तो बाई कैमरलिज्म जो है वो प्रोविंसेस में चला गया और डायरकी सेंटर पे आ गई थी, प्रोविंसेस की डायरकी एबॉलिश हो गई थी, ठीक। तो जब भी कभी बाई कैमरलिज्म हो तो डायरकी भी सोच लीजिए उसी फॉर्मेट में। तो ये हो गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस्ड ए बाई कैमरल लेजिस्लेचर एट सेंटर? वही सेम क्वेश्चन रिपीट है 1919। द पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू इशू ऑर्डिनेंस इज ए रिलिक ऑफ। अब प्रेसिडेंट जो है ऑर्डिनेंस इशू करेगा, तो 1919 में ऐसा कुछ नहीं था, 1909 में भी कुछ नहीं था ऐसा, इंडिपेंडेंस के टाइम पे भी ऐसा कुछ नहीं था। तो 1935 जहाँ मेजर कॉन्स्टिट्यूशन अपनी प्रोविजंस जो है 1935 से ड्रॉ करती है, तो वहीं 1935 से ही जो है ये प्रोविज़न आया था कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि ऑर्डिनेंस इशू करें। अच्छा, ये बताइए कौन सा एक्ट था जो वाइसरॉय को ये पावर दे रहा था कि ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं? Which act for the first time made it possible for Indians to take some share in administration of their country? ये था चार्टर एक्ट 1833 का। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट एस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान्स? ठीक, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये फेडरलिज्म की बात करता है। तो फेडरल सिस्टम कब आया था? 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। फेडरल सिस्टम एंड डायरकी एट सेंटर,
तो डायरकी पहले प्रोविंसेस में आई थी 1919 में, बाद में प्रोविंसेस से हटा के सेंटर पे कर दिया गया था 1935 में, तो ये 1935 हो जाएगा। द प्रोविज़न फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन, सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट प्रोवाइड फॉर फेडरल पॉलिटी इन इंडिया 35, रिवीजन हो जाएगा। इन द फेडरल एस्टेब्लिशमेंट अंडर एक्ट ऑफ 1935 रेसिडरी पावर वेयर गिवन टू गवर्नर जनरल। जो रेसिडरी पावर होते हैं, इसीलिए तो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी कहते थे गवर्नर जनरल को सेंटर में। तो जो रेसिडरी पावर होता है वो गवर्नर जनरल के पास होता है। इन द फेडरेशन एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रेसिडरी पावर वेयर गिवन टू, सेम क्वेश्चन रिपीट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट एंड परमानेंट कॉन्स्टिट्यूएंट इन द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज अडॉप्टेड इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 1935 में elected representative responsible to the legislature, ठीक है। स्कीम ऑफ फेडरलिज्म आया था, ठीक है। नॉमिनेशन ऑफ ऑफिशियल मेंबर टू लेजिस्लेचर, ये भी ठीक है। रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन का कहीं हम लोग नई प्रोविज़न देखें कि 1935 से ऐसा आया था रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन का, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वन एमंग्स द फॉलोइंग वॉज नॉट ए सेलिएंट फीचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ऑल इंडिया फेडरेशन, ठीक है, फीचर है। रेसिडरी सब्जेक्ट्स वेयर allocated to provincial legislature. It marked the beginning of provincial autonomy, ठीक है। ऑटोनॉमी, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी आई थी क्योंकि डायरकी जो है सेंटर पे चली गई थी। इट इज़ एबॉलिश्ड द डायरकी एट प्रोविंसेस लेवल एंड इंट्रोड्यूस, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ये नहीं था रेसिडरी वेयर सब्जेक्ट टू एलोकेटेड टू प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, ऐसा कुछ नहीं था। Why the Government of India Act 1935 important? मेन सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, ये होगा। मेन सोर्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। 1935 से काफ़ी प्रोविजंस लिए गए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट लेड टू द सेपरेशन ऑफ बर्मा फ्रॉम इंडिया 1935। जितने अधिकतर चीज़ हुई है सब 1935 से हुई है। In how many provinces was Congress ministry formed in election of the year 1937? तो 1937 में टोटल 11 प्रोविंसेस में इलेक्शन हुए थे और जिसमें से 8 प्रोविंसेस में कांग्रेस अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करी थी। तो हालांकि ऑप्शन में नहीं दिया है बट सब नॉलेज जो है आप याद रख सकते हैं। 8 प्रोविंसेस आउट ऑफ 11। द प्रपोजल फॉर फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाई इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज मेड बाई, तो ये है क्रिप्स मिशन 1942 का, ठीक। यहीं से प्रपोजल आया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रेम करने का, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने का। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एल्बर्ट बिल इन रेफरेंस टू कॉलोनियल रूल इन इंडिया वॉज, ऑब्जेक्टिव क्या था कि जैसे एल्बर्ट बिल जो आया था, सीपी एल्बर्ट लाया था, तो इसका ये रिपन के टाइम पे आया था। तो इसका मेन प्रोविज़न यही था कि क्या कहते हैं, जो भी अगर जो कोई ब्रिटिश ऑफेंडर है तो इंडियन जो है उसको जो है ट्रायल पे ला सकती है, ठीक, जो कि पहले नहीं कर सकते थे। टू ब्रिंग इंडियन एंड यूरोपियन एट इक्वल स्टेटस एज फेयर एज पेनल जुरिडिक्शन ऑफ कोर्ट आर कंसर्न, बिल्कुल सही है, यही है। अगर जो कोई यूरोपियन कोई क्राइम कर रहा है तो इंडियन जज जो है उसको ट्रायल पे ला सकता है, ठीक, जजमेंट दे सकता है उस पर। टू पुट स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शन ऑन लोकल, नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस नहीं है, आर्म्स एक्ट नहीं है। एज पर कैबिनेट मिशन प्लान इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू डिसाइड अलॉटेड मेंबर सीट इन ईच प्रोविंसेस, वन रिप्रेजेंटेटिव वॉज इन रेशियो टू विच ऑफ द पॉपुलेशन। अब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एस्टेब्लिश हो रहा था और एज़ पर जो कैबिनेट मिशन प्लान के हिसाब से, तो वहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शन हो रहा था। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन में जो प्रोविंसेस के पॉपुलेशन थे उस हिसाब से 1:10 लाख था कि 10 लाख के बीच में से एक रिप्रेजेंटेटिव चाहिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, ठीक। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन वॉज नॉट द मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन, ठीक है। कैबिनेट मिशन में 3 लोग आए थे,
पैथिक लॉरेंस, स्टफर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर। तो विलियम वुड्स नहीं थे। ये प्योर स्टैटिक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वॉज एस्टेब्लिश्ड अंडर। अब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है किसके अंदर एस्टेब्लिश हुई है? क्रिप्स मिशन नहीं, कैबिनेट मिशन के अंडर हुई थी 1946 का। और इसी वजह से फिर जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है एस्टेब्लिश करा गया था। ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, यही सही है। इन द इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन 1946, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल वॉज। एग्जीक्यूटिव काउंसिल एक प्रेसिडेंट थे और एक वाइस प्रेसिडेंट थे इंटरिम गवर्नमेंट के। ठीक, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट जो है जवाहरलाल नेहरू को किया गया था एग्जीक्यूटिव काउंसिल का, और वाइसरॉय जो उस समय का था वो प्रेसिडेंट था इंटरिम गवर्नमेंट का। तो याद रखिएगा कि जवाहरलाल नेहरू जो है वाइस प्रेसिडेंट थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के इंटरिम गवर्नमेंट में। हु ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द मेंबर ऑफ इंटरिम नेशनल गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन अगस्त 1946? कौन जो है मेंबर नहीं था इंटरिम नेशनल गवर्नमेंट का? तो राजेंद्र प्रसाद थे, जगजीवन राम भी थे, मिनिस्ट्री ऑफ ऐसे कुछ लेबर वबर के थे, सी राजगोपालाचारी भी थे, एस राधाकृष्णन नहीं थे। अकॉर्डिंग टू वेबल्स प्लान द नंबर ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम मेंबर इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल वॉज टू बी इक्वल। ये बिल्कुल ठीक है। वेबल थॉट दैट दिस अरेंजमेंट वुड हैव अवॉइडेड द पार्टीशन ऑफ इंडिया। ऐसा कुछ नहीं है। वेबल प्लान जो है पार्टीशन से जरा सा भी कंसर्न नहीं था उसका। तो केवल असर्शन ए जो है सही है। तो ए सही है, बी फॉल्स, आर फॉल्स है, सी ऑप्शन। हु गिव द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फर्स्टली फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? आइडिया कौन दिया था? तो ये सबसे पहली बार 1934 में एम एन रॉय ने दिया था। लेटर क्या हुआ था कि स्वराज पार्टी और कांग्रेस जो है एक्सेप्ट कर ली थी। तो स्वराज पार्टी 1934 में ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का आइडिया दी थी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू इन रिलेशन टू कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? असेंबली वॉज बेस्ड ऑन एडल्ट सफरेज। डेफिनेटली नॉट। एडल्ट सफरेज जो है इंडिपेंडेंट के बाद आया, इंडिपेंडेंस के बाद। तो ये तो गलत हो गया। असेंबली वॉज रिजल्ट ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन। ये भी गलत है। डायरेक्ट इलेक्शन नहीं करवाना पॉसिबल नहीं था उस समय, इनडायरेक्टली हुई थी। असेंबली वॉज मल्टी पार्टी बॉडी। बिल्कुल सही है। असेंबली वर्क थ्रू वेरियस कमिटीज़। बिल्कुल ठीक है। तो केवल 3 और 4 सही है, ये दोनों गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? इट वॉज नॉट बेस्ड ऑन। सेम क्वेश्चन है, बस ये देखिए कैसे मतलब चेंज कर दिया इसका सेंटेंस जो है चेंज कर दिया। विच इज़ नॉट बेस्ड ऑन एडल्ट फ्रेंचाइजी। ठीक है। इट रिजल्टेड फ्रॉम डायरेक्ट इलेक्शन। गलत है। इट वॉज नॉट ए मल्टी पार्टी। गलत है। इट वर्क थ्रू सेवरल कमिटीज़। ठीक है। हाँ, तो ए एंड डी सही हो गया। विच वन among the following is an incorrect statement about constituent assembly? It worked with the help of large number of committee, most important among them being drafting committee. ठीक है, सही है। Minority committee like Christian, Anglo-Indians and Parsis were adequately represented in the assembly. पता नहीं। It was elected on the basis of। बस देखिए, अब ये हम लोग को पता नहीं था, बट ये पता था कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी नहीं थी। और ये यहाँ पे पूछा है कि कौन सा गलत है, तो ये इनकरेक्ट हो गया। अब ये पता भी नहीं था, बट फिर भी आंसर आ रहा है। द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हु ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वेयर। कौन थे? नॉमिनेटेड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट? नहीं। नॉमिनेटेड बाय गवर्नर जनरल? नहीं। इलेक्टेड बाय लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ वेरियस प्रोविंसेस? यही ठीक है। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एस्टेब्लिश हुई और वहाँ पे इनडायरेक्टली इलेक्टेड हुए थे प्रोविंसेस से 1:10 लाख के रेशियो में। ठीक। और इसमें दिया है केवल इंडियन नेशनल कांग्रेस या एंड मुस्लिम लीग के मेंबर थे। नहीं, तो आंसर सी हो जाएगा, इलेक्टेड बाय लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ वेरियस प्रोविंसेस। विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फ्रॉम द प्रोविंसेस वेयर।
फ्रॉम द प्रोविंसेस वेयर, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ दोस प्रोविंसेस, नहीं. नॉमिनेटेड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, नो. इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, यही ठीक है. हाउ वेर द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इलेक्टेड, कैसे इलेक्ट किए गए थे? डायरेक्टली बाय पब्लिक, नहीं. नॉमिनेटेड बाय कांग्रेस, नो. नॉमिनेटेड बाय इंडियन रूरल, नहीं. बाय प्रोविंशियल, एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा, तो ये याद रखिएगा कि इलेक्ट किए गए थे बाय प्रोविंशियल असेंबलीज के द्वारा. हु वॉज द फर्स्ट इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन कौन थे? तो जो पहले एक टेम्परेरी चेयरमैन थे जो कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, सच्चिदानंद सिन्हा. फिर जो है 2-3 दिन के बाद फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये परमानेंट चेयरमैन बने, इलेक्टेड चेयरमैन. तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये टेम्परेरी हुए थे. 9 दिसंबर को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्परेरी चेयरमैन बनाया गया था, और फिर 11 दिसंबर को जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया था परमानेंट. हु चेयर्ड द मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हु चेयर्ड द फर्स्ट मीटिंग तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ही थे, 9 दिसंबर 1946 को. द फर्स्ट डे सेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज चेयर्ड बाई, फर्स्ट डे सेशन, ठीक है, वही फिर से सच्चिदानंद सिन्हा. हु वॉज द चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, अब इसमें देखिए, इसमें सच्चिदानंद सिन्हा है ही नहीं, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही होंगे. हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, यार वो भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन 9 दिसंबर 1946. फिर 9 दिसंबर के बाद 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बन गए थे, ठीक है. फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज हेल्ड ऑन 9 दिसंबर 1946. सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा. व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एस्टेब्लिश्ड, दिसंबर 1946. व्हेन वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट, ठीक है, 9 दिसंबर 1946.